गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज जो हमें टॉपिक पढ़ने वाले ना, ये हमने पीछे ही पढ़ा है। जहाँ पे हमने साल्ट्स के बारे में पढ़ा ना, तभी मैंने बता दिया था। अभी आप दोबारा अच्छे से सुनना और जो पीछे क्वेश्चंस भेजे थे ना, वो करना। इस चैप्टर में भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। हमने पीछे बताया था एक बार, हाउ डू एटम्स कंबाइन। तो एलिमेंट्स के आपस से कंबाइन होने के लिए बेटा दो पॉसिबिलिटी होती है, दो तरह से कंबाइन होते हैं। केमिकल बॉन्ड, जो एटम एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो केमिकल बॉन्ड होता है। वो दो तरह से अराइज होती है बॉन्डिंग। एक तो बाई कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब बेटा आपस में रिएक्ट करते हैं, तो मेटल्स है इलेक्ट्रॉन डोनर, metals are electropositive, metals have the tendency to lose the electron, and non-metals are electron acceptor, these are electron negative, have a tendency to gain the electron। तो यहाँ से मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नॉन मेटल क्या करेगा, एक्सेप्ट। और बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम बाय कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयंस बनेगी और आयंस के बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं, तो दीज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। हमने ले लिया मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। यहाँ पे लिख क्लोरीन गैस, इट हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की प्रेजेंस में, जैसे कल बताया था रिएक्शन कि मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करवाए तो ये एक दूसरे के साथ रखे रूम टेम्परेचर रिएक्ट कर जाएंगे। क्लोरीन हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम अपने वैलेंस सेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके क्या बन गया, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा 1 बाय 1 कौन एक्सेप्ट कर ले, क्लोरीन एटम्स। पहले क्लोरीन के बीच का डिसोसिएट होगा बॉन्ड। क्लोरीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल तो स्टेबल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की तो ऑक्टेट कंप्लीट है। पहले बॉन्ड टूटेगा, फ्री क्लोरीन एटम आएगा। और जो क्लोरीन एटम है ना, इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंस सेल में 7। इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो मैग्नीशियम ने एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिए। पढ़ा है ना हमने पीछे ये। तो मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन बन गई, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लिया, क्लोराइड आयन बन गई, ठीक। अब इनके बीच पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक bond। This attraction is known as ionic bond, attraction between the oppositely charged ions। Bond is that which is responsible to hold some together। So that attraction is responsible to hold the magnesium ion and chloride ion together। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बेटा जब रिएक्शन होती है, तो क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्लियर। अब बात ऐसी है कि अगर बेटा मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम है, पोटेशियम है, दिस हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बन जाता है। पर अगर मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कुछ कम है। अब लिथियम है, साइज वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड बाय इट्स न्यूक्लियस, तो इट डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो अब यहाँ पे अगर बेटा कोई क्लोरीन गैस पास की जाए, क्लोरीन तो चाहेगी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना, पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चला गया, कैटायन आयन बन गए, तो बोलते पहली बात तो ट्रांसफेरेंस बहुत मुश्किल है। और अज्यूम भी कर लिया जाए कि कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, तो परमानेंटली रहेगा नहीं ट्रांसफर्ड। क्यों नहीं रहेगा, बार बार बता रहे, फेजन्स रूल। फेजन ने बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव आयन बहुत स्मॉल साइज की है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, तो बेटा ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ क्या कर लेता है, कुछ अट्रैक्ट। साइज अगर स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम, तो वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा, तो वापस आने लग जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे देखिए कंप्लीट ट्रांसफेरेंस नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन कुछ वापस आने लग गए, कंप्लीट ट्रांसफेरेंस नहीं हुआ। तो इस टाइम इस कंपाउंड में कुछ क्या आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पता है, तो हम आपको बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जिन दो एलिमेंट्स में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 हो ना, 1.9, वहां पे 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन होता है।
और अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से भी कम है ना, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.9 से भी कम है ना, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर कोवलेंट करेक्टर। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा मतलब एक मैक्सिमम इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहे और दूसरा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम हो, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफर हो पाएगा। तो जहां पे डिफरेंस 1.9 से ज्यादा होता है कंपाउंड मेनली बनता है आयोनिक, और जहां पे डिफरेंस 1.9 से कम होता है तो कंपाउंड में क्या आ जाता है, कोवलेंट करेक्टर। और वो कहलाता है मेनली कैसा होता जा रहा है, कोवलेंट। प्रीडोमिनेंट करेक्टर, उसमें प्रीडोमिनेंट करेक्टर क्या होगा, उसमें कोवलेंट। ठीक, तो अभी हम मेन अपना आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में चल रहा है। तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the metals and non-metals. Now characteristic of ionic compound, properties of ionic compound. Ionic compound की क्या characteristics है, क्या properties है? All the ionic compounds exist as a hard crystalline solid. Crystalline का मतलब पता है ना, अरेंजमेंट इज ऑर्डर्ड। पीछे हमने साल्ट वाले चैप्टर में जब बताया तो बताया भी था NaCl द क्यूबिक स्ट्रक्चर, देयर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन बेटा वो होता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की डेफिनेट अरेंजमेंट हो। तो ऑल द आयनिक सॉलिड हैव अ डेफिनेट अरेंजमेंट, ऑक्यूपाई डेफिनेट शेप। ठीक है, ऑल दिस एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, तो बेटा आयनिक बॉन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आयन के चारों तरफ फैली हुई है, ये नेगेटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, तो चारों तरफ से नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उल्टा ये चारों तरफ से पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। तो ऑल द आयनिक सॉलिड एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो दीज एग्जिस्ट एज ए हार्ड सॉलिड, पोसेस द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जितना अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा उतने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई मिलेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब यहाँ पे मैंने पीछे सारा नोट से भेजा था, फिर भेज देंगे, पर आप इस समझना ढंग से। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड, अपने कंपाउंड दे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये दे दिए। मतलब मैंने नॉन मेटल तो बेटा सब जगह सेम रखा, मेटल चेंज कर दिया। व्हाट इज द ऑर्डर, तो देखो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में जितना अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग उतना ही हार्ड सॉलिड और मेल्टिंग पॉइंट हाई। बेटा जितनी आयन हम समझते स्मॉल साइज की होगी तो चार्ज डेंसिटी हाई होगी, स्मॉल साइज की होगी अनायन भी स्मॉल साइज की तो चार्ज डेंसिटी हाई होगी, और चार्ज डेंसिटी हाई होगा तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, बशर्त ये चार्ज ट्रांसफर ना हो। अब क्या होता है कि लिथियम आयन की साइज स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। पर होता क्या है यहाँ पे कि चार्ज डेंसिटी इतनी हाई होती है कि तो अनायन के इलेक्ट्रॉन्स कोई खाने लग जाता है। चार्ज डेंसिटी इतनी हाई होती है कि तो इलेक्ट्रॉन के अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लाने लग जाता है, अपनी तरफ लाने लग जाता है और अपना पॉजिटिव चार्ज कम कर लेता है, इसका नेगेटिव चार्ज कम कर देता है। बात समझ में आ रही है, ये चार्ज कम कर दिया इसने वापस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के, और अब तो अट्रैक्शन वीक हो गया, मतलब कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर आ गया। कोवलेंट कंपाउंड्स को बताते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, आगे फिर बताएंगे रीजन अच्छे से। अभी तो आप यही समझ लो कि एक तो मैं कहूँ सोडियम कटायन और क्लोराइड आयन, बेटा आप तो ऐसे समझो आप ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, बिटवीन देम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मैग्नीशियम कटायन क्लोराइड आयन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे चार्ज +1 है, यहाँ पे चार्ज +2 है, तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई। तो इसलिए बोल रहे जितनी साइज स्मॉल होगी चार्ज डेंसिटी हाई होगी और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम पोटेशियम क्लोराइड का, उससे कम रुबिडियम क्लोराइड का और उससे कम सीजियम क्लोराइड का। क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव आयन बड़ी होती गई, पॉजिटिव आयन बड़ी होती जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम होती जाएगी, तो अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। एक हम कहीं +1 चार्ज इस पे, एक हम +1 चार्ज इस पे, तो नेगेटिव आयन के साथ अट्रैक्शन यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितनी साइज इंक्रीज होती जाएगी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज। यहाँ पे ये रह गया, यहाँ पे तो साइज सबसे छोटी है, फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था।
पर क्या आ गया बेटा इसमें, इसने तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, पॉजिटिव चार्ज कम कर लिया अपना परमानेंटली, नेगेटिव चार्ज कम कर दिया परमानेंटली, तो अट्रैक्शन वीक हो गया। इसलिए लिथियम क्लोराइड का बेटा मेल्टिंग पॉइंट लो, ध्यान रखना इस चीज का, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लिया, चार्ज कम कर दिया वापस अपनी तरफ खींच के, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम फ्लोराइड, ले ले, एक ले ले हम पोटेशियम, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम लिया था, तो एक सोडियम क्लोराइड ले ले, एक सोडियम ब्रोमाइड, एक सोडियम आयोडाइड, बताओ जी क्या होगा। तो नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन, जितनी नेगेटिव आयन बेटा बड़ी होगी, नेगेटिव आयन बड़ी होगी, चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, अट्रैक्शन वीक होता जाएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। ध्यान रखना कि आयोनिक सॉलिड्स में, आयोनिक सॉलिड में जितनी साइज इंक्रीज होती जाएगी, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, जितनी साइज इंक्रीज होती जाएगी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज। और यहाँ पे आप जरूर लिथियम कंपाउंड का, बेरिलियम कंपाउंड का ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें क्या आ चुका है, कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी का लॉ कहता है बेटा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सोल्युबिलिटी का लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सोल्युबिलिटी क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर बेटा किसे बोलते हैं, जहां पे चार्ज सेपरेशन हो, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख जाए आपको, चाहे पार्शियल हो ऐसे भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। जहां पे ज्यादा होगा चार्ज, पोलरिटी ज्यादा, चार्ज कम होगा पोलरिटी कम, पोलरिटी मींस चार्ज का सेपरेशन। अगर चार्ज कंप्लीटेड आ रहा +1 - 1 तो पोलरिटी ज्यादा है, पार्शियल आ रहा तो पोलरिटी कम है। पोलरिटी मींस का मतलब क्या है, चार्ज सेपरेशन, दो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग आपको पोल दिखे। तो आयोनिक सॉलिड्स पोलर होते हैं, ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं। तो ऑल आयोनिक सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, पोलर। वाटर में ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा नेगेटिव पोल, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव पोल, ये पोलर सॉल्वेंट है। तो जैसे एक आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं, जैसे एक आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वाटर का नेगेटिव पोल है वो पीछे पड़ी हुई नहीं बातें, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा इसे, और जो वाटर का पॉजिटिव पोल है वो बेटा क्या करेगा, इस नेगेटिव आयन को अपनी तरफ लेके जाएगा। अब देखो एक आयोनिक सॉलिड में कटायन और अनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो मेजर करती है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन। लैटिस एंथैल्पी बेटा मेजर करती है आयोनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी। जितना कटायन एंड आयन में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग उतनी उस सॉलिड की लैटिस एंथैल्पी आई। और वाटर के साथ जो अट्रैक्शन है वो मेजर करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। वाटर के साथ अट्रैक्शन कौन मेजर करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इस आयन का वाटर की तरफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा होगा, इस आयन का अगर बेटा वाटर की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी मींस अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू विद ईच अदर, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, मींस ये आयंस कहां चले जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे फ्री होके। तो वो आयोनिक सॉलिड वाटर में सोल्यूबल होगा, दैट आयोनिक सॉलिड विल बी सोल्यूबल इन वाटर इन केस विच हाइड्रेशन एंथैल्पी प्रीडोमिनेट्स ओवर इट्स लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, एक बार दोबारा फिर भेजूंगी, इनके मेन नोट्स आप एक बार फिर से अपने नोट कर रखे हो तो नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर दोबारा से पढ़ना। ठीक है, हाइड्रेशन यहाँ पे मेन टॉपिक है क्योंकि आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बेटा, ये वहां पे साल्ट के बारे में बताना तब बताया था आपको पिछले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे जितनी लैटिस एंथैल्पी बेटा हाई होगी तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी हाई होगी ना तो अट्रैक्शन आपस में स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये वाटर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉल्ट, पहली बात तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सोल्युबिलिटी, तो आप बोलोगे आयोनिक कंपाउंड सिंस पोलर सो सोल्युबल इन वाटर। अभी कह दे कि वी नो दैट दिस कंपाउंड इज, ये ले लिया फ्लोराइड ले लिया अपने पास, दिस कंपाउंड इज आयोनिक सॉलिड, ये आयोनिक सॉलिड है, ऑल्दो सोल्युबिलिटी इन वाटर इज इट्स नेग्लिजिबल, ये तो आयोनिक सॉलिड है फिर भी इसकी वाटर में सोल्युबिलिटी ना के बराबर है, कम सोल्युबल है। तो बेटा अगर कोई आयोनिक सॉलिड है फिर भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो ना तो पक्का वहां क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयंस मच ग्रेटर देन देयर
हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई रह गई। आयोनिक सॉलिड होते हुए भी अगर वाटर में डिसोल्व नहीं होता है तो वहां पे लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई है। ठीक है, अच्छा अब ना आप याद रखना, क्या याद रखना, किन किन की फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के कंपाउंड की सोलिबिलिटी याद रखना कि डाउन द ग्रुप, बेटा फर्स्ट ग्रुप का कोई हाइड्रोक्साइड हो, चाहे कोई नाइट्रेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, फर्स्ट ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनके हर कंपाउंड की सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, इंक्रीज। रीजन आप बता देना, क्या रीजन बताना कि देयर हाइड्रेशन एंथैल्पी रिमेंस ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रही। और बेटा सेकंड ग्रुप में आप देख रहे हैं इधर +2 चार्ज आ गए, लैटिस एंथैल्पी थोड़ी हाई हो जाती है। तो अब क्या होता है इस सेकंड ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोक्साइड्स है, मतलब जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ इन हाइड्रोक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, हाइड्रोक्साइड्स की। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा सोल्यूबल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे ज्यादा सोल्यूबल है बेरियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ इन हाइड्रोक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी सेकंड ग्रुप में। बाकी इनके बेटा सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स दे दे जाए तो सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इनकी डिक्रीज। कोई कहे बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट ये इनसोल्यूबल है, वाई? तो कंपाउंड आयनिक है बेटा, लार्ज मेटल कंटेंट है, बेरियम कंटेंट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेरियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सल्फेट है ना आयनिक कंपाउंड है, फिर भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है ये। तो आप ना सोच अपने बिना सोचे आप एक सीधे सीधे रीजन याद रखो कि कोई आयनिक कंपाउंड और वाटर में इनसोल्यूबल बता रहा है तो जरूर यहाँ पे क्या होगा, हाई लैटिस एंथैल्पी। याद करो लार्ज कंटेंट स्टेबलाइज द लार्ज एनायन, लग रहा है ना वाटर में इनसोल्यूबल है, वाटर में इनसोल्यूबल है, बेरियम सल्फेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। जो एक्सरे वगैरह लेते हैं स्टोमक में अल्सर कहाँ प्रेजेंट है, कितनी साइज प्रेजेंट है, तो बेटा बेरियम सल्फेट की लेयर पास की जाती है, बेरियम सल्फेट जहाँ जहाँ डिपोजिट होगा वहां पे निशान बन जाएगा। और बेरियम सल्फेट इसलिए यूज किया जाता है वाटर में इनसोल्यूबल है कंप्लीटली। तो बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल है, तो अब सीधा बोल दो बिकॉज इट्स लैटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिर कोई आयनिक सॉलिड अगर वाटर में इनसोल्यूबल बताया जा रहा है तो लैटिस एंथैल्पी आई है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और कि ऑर्गेनिक सोल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल कौन होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, बट आयोनिक कंपाउंड्स पोलर है तो दीज आर लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ये पोलर है तो दीज आर लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक एल्कोहल, लाइक ईथर, लाइक बेंजीन। इनमें बेटे इनकी सोल्यूबिलिटी कम है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सोलवेंट है। इनमें नॉन पोलर करेक्टर है, नॉन पोलर, और अपना आयनिक कंपाउंड कैसा है, पोलर। तो जिस कंपाउंड में आयोनिक करेक्टर कम होता जाएगा, आयोनिक करेक्टर कम होता जाएगा, कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा, कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा, वो बेटा वाटर में तो होता जाएगा लेस सोल्यूबल, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता जाएगा, मोर सोल्यूबल। आप एक बार ध्यान से समझो बेटा, आपको चीजें हार्ड नहीं लगेंगी। ठीक है, आप ध्यान समझो कि देखो जितना आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, जितनी पोलरिटी ज्यादा होगी, वाटर में सोल्यूबल होगा ज्यादा। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड आयनिक होते हुए भी पोलरिटी बहुत हाई होते हुए भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो वहां पे बहुत हाई लैटिस एंथैल्पी है। ठीक, तीसरी बात, आयोनिक कंपाउंड में जितना आयोनिक करेक्टर कम हो गया, कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा ना, कोवलेंट, तो वाटर में सोल्यूबिलिटी कम और इन सब में सोल्यूबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। जैसे साल्ट ऑफ लिथियम, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, दीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है लिथियम क्लोराइड, पर वाटर से ज्यादा किस में डिसॉल्व लग जाएगा, ऑर्गेनिक सोलवेंट में। ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर बेटा ये है, ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। फेजेंस रूल याद रखो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लिथियम आयोडाइड ऑर्गेनिक सोलवेंट में सबसे ज्यादा सोल्यूबल है क्योंकि बेटा इसमें कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा है। देख अट्रैक्ट करने वाले तो वही लिथियम आयन, अट्रैक्ट करने वाला तो लिथियम। अगर मैं यहाँ पे क्लोराइड की जगह आयोडाइड लिख दूं तो मेरे बेटा साइज लार्ज, और साइज बड़ी तो अपने न्यूक्लियस अट्रैक्शन वीक, कटायन खींचने वाला तो ये इससे कम अट्रैक्ट कर पाएगा, इससे ज्यादा कर लेगा, इससे ज्यादा कर लेगा, ज्यादा कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम कर लेगा, नेगेटिव चार्ज आयोडाइड आयन पे से कम कर देगा।
तो मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा ना, याद रखा करो। पॉजिटिव आयन साइज स्मॉल, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। नेगेटिव आयन साइज लार्ज, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। क्लोराइड से पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है बेटा? आयोडाइड की। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट, दोबारा रिवाइज करवा रही हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एग्जिस्ट करते हैं एज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाटर में सोल्युबल होते हैं, पर कुछ कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आने से वाटर की बजाय उनकी सोल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बढ़ जाती है। आयनिक सॉलिड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, बट दीज बिकम्स गुड कंडक्टर इन देयर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस टेक्स पार्टिसिपेट इन आयोनिक रिएक्शन। ठीक, अच्छा जी, अब एक बात सुनो मेरे ध्यान से, इस नोट्स के साथ साथ मैं ना एक भेजूंगी आपको, नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट करना है, नेक्स्ट आगे पढ़ने बेटे अपने को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में। और अपने को पता है कि अपने को अर्थ क्रस्ट में ना मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं मिलते, बहुत कम मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हैं। बेटा फ्री स्टेट में कौन मिलेगा? गोल्ड, प्लेटिनम विच नॉट अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस, सिर्फ यही फ्री स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सिल्वर मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, बाकी तो मोस्ट ऑफ किसे मिलता है? कंबाइंड स्टेट में। कॉपर जैसे कंबाइंड स्टेट में मिलता है, सिल्वर थोड़ा सा कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मिनरल। मिनरल इज दैट नेचुरल कंपाउंड, mineral is that natural compound in the form of which element present in earth crust. Mineral is a substance, it is a natural chemical substance in the form of which element found in earth crust. For example, aluminium found in the earth crust in the form of bauxite, तो दिस इज द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। तो मैं एक लिस्ट बना के दूंगी, आप उसको जरूर पढ़ना कि मेन मिनरल्स। जैसे कोई पूछ रहे कि विच इज द मेलेकाइट, तो आपको पता है मेलेकाइट इज द मिनरल ऑफ कॉपर, CuCO3 COH एज यू राइट। तो बेटा एज यू राइट ये होता है 2CuCO3। ऐसे मैंने टेबल बना के भेजूंगी, आपको जरूर पढ़ना, फिर मैं कल थोड़ा रिवाइज भी करूंगी। हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं बेटा? सिल्वर क्लोराइड को। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट में अपना टॉपिक चेंज हो रहा है, अगला टॉपिक आने वाला है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओर। ये ओर मिनरल क्या होता है ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।